जय हिंद दोस्तों आज जो अपना ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसमें हम लोग वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि अपने आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्योंकि होता है क्या ना, आपका एक एआरओ क्वेश्चन दूसरे एआरओ में बहुत वहां पे रिपीट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है कि आज फिलहाल वहां एग्जाम में बैठे हुए हैं। वैसे मैंने इसके आपके कंप्लीट नोट्स आपको जो मैंने प्रोवाइड करा दिए, यार जहां मैंने आज सब्जेक्ट नोट्स प्रोवाइड करा रखे और साथ साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा वो आप बस तैयार करते चलना। और डेली में जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। आप जब भी पेपर देने जाएंगे यकीन मान चलना 45 से ज्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको ऐसी वहां पे नजर आ जाएंगे। बस एग्जाम तक जो चीजें मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करते चलो, आप एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें क्या पूछा जा रहा है, सीधा सीधा पूछा गया प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। जो कि आपका अंबाला एआरओ में ये क्वेश्चन हमारा कहां पूछा गया था, अंबाला एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। वहां पे चार ऑप्शन हमारे क्या दिए गए, पहला है ओम, दूसरा कूलाम, तीसरा एम्पियर और चौथा है ओल्ड। तो कभी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे, सर हम तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे, हम टिक करेंगे ओम। कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात ये ध्यान रख, जो आपका प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है विद्युत किसी चालक पदार्थ का, ये आपका वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में अगर कोई वो रुकावट पैदा करता है तो वही रुकावट को क्या बोलते हैं, उसी को ही प्रतिरोध आपका ये यहाँ पे बोला जाता है। और प्रतिरोध को लिखते कैसे हैं, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, इसे कैपिटल आर के द्वारा आपका ये यहाँ पे लिखा जाता है। दोस्तों यहां मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं अगर आप सारे तैयार करते हुए चलेंगे और जो मैं नोट्स आपको दे रखे वो तैयार करना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां से नजर आ जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या आपसे पूछा गया है, ये बताओ अच्छा ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग वहां पे होता है। चार ऑप्शन क्या दिए गए थे जब आपका लखनऊ जो एआरओ में आपका ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि डेसिबल है कि हर्ट्ज है कि ओम है या ओल्ट है। तो आप क्या राइट आंसर बताएंगे, सर ये क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में वहां पूछा गया तो आप बताएंगे सर हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे, डेसिबल। क्या टिक कर देंगे आप, डेसिबल। ऑप्शन ए आप वहां पे टिक करिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, तैयारी तो हर बच्चा वहां पे करता है लेकिन आपका उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करने जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया ये लग सके हमारे पेपर कैसे क्वेश्चन आते और हमें कैसी तैयारी वहां पे करनी है कि अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो आपके 45 डेसिबल यानी जो आपके 45 डेसिबल की जो आपकी ध्वनि होती है ये मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम ध्वनि कौन सी है, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक, इससे कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, इसके बाद एक पॉइंट ये याद करना कि WHO के अनुसार जिस जो 75 डेसिबल की ध्वनि आपकी होती है, ये आप किसके 75 डेसिबल या इसके ऊपर तीव्रता की जितनी भी ध्वनियां होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आपकी होती है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। अगर पूछेगा सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छी ध्वनि कितने डेसिबल की है, आप बताएंगे 45। और हानिकारक ध्वनि कौन सी है मानव स्वास्थ्य के लिए, आप बताएंगे 75। तीव्रता से जितनी ऊपर ध्वनियां होती है मानव स्वास्थ्य के लिए सारी आपकी ये हानिकारक होती है। याद रखना आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये बताओ कौन सा हो जाएगा, ओडोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा, एनीमोमीटर होगा या फिर एमीटर आपका हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप क्या आंसर बताएंगे, सर हम इसका आंसर क्या बताएंगे,
आप बताएंगे इसका एनीमोमीटर। क्या बताएंगे? एनीमोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एनीमोमीटर जो आपका होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग वायु की गति या वायु की गति बोल लो या वायु की शक्ति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। इसे पवन वेग मापी आपका अगर एनीमोमीटर ऑप्शन में नहीं दिखाई पड़ता है, अगर वहां पवन वेग मापी भी ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको वहां पे टिक आप कर देंगे। एनीमोमीटर लिख के आएगा या पवन वेग मापी ये आपका लिख के आएगा। और दोस्तों जो आपको ये एनीमोमीटर होता है ना, इस शब्द के उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एनिमोस हुई। ग्रीक भाषा किससे हुई? ग्रीक भाषा के एक एनिमोज शब्द है, इससे आपका हुई। और एनिमोज का अर्थ क्या होता है? इसका होता है वायु। ग्रीक भाषा के एनिमोज शब्द से आपका एनीमोमीटर का आपका वहां पे यूज किया जाता है। ये पॉइंट आप यहां पे याद रखिएगा। क्या बताएंगे? एनीमोमीटर से ध्वनि की तीव्रता आपकी वहां पे नापी जाती है कि जो हवा बह रही है उसकी शक्ति क्या है, कितनी तेज हवा ये बह रही है, किससे मापेंगे आप? एनीमोमीटर से आप इसे वहां पे मापेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है, ये बताओ अच्छा कार्य तभी हो सकता है जब क्या होना चाहिए? जब ये लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था, 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऊर्जा, दूसरा बल, तीसरा संवेग, चौथा शक्ति। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? देखो यहां पे हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपके पास यहां पे होने चाहिए। अब ये सारे जो क्वेश्चन की मैं पीडीएफ भी जो आपका स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इसमें हाय लिख के भेजना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। आज बार लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की आ जाएगी, जहां पे इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड वहां पे करा दूंगी। ये सारे क्वेश्चन तैयार जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे? सर इसका हम राइट आंसर ऊर्जा बताएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी कार्य तभी आपका हो सकता है जब ऊर्जा हो, यानी भौतिक में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर आप कोई बल वहां पे लगाएं, अगर वो उसका विस्थापन हो गया तभी आपका वहां पे कार्य होगा। ठीक है, जैसे कि ये मान चलो यहां पे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बुक, अगर बुक को आपने उठा लिया तो यानी कि आपने कार्य वहां पे किया है। और वहीं पे अगर मान लो कोई दीवार हो जाती है, ठीक, अगर दीवार में आप चाहे जितना धक्का दे, अगर दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं वहां पे, तब वो आपका शून्य कार्य वहां पे आपका माना जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो कार्य तभी होता है जब आपका किसी वस्तु आप जब वहां बल लगाएंगे, अगर उसमें कोई विस्थापन हो गया तो बताएंगे उसमें कार्य किया गया है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ तो कोई भी कार्य आपका वहां पे नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? आप बता दीजिएगा ऊर्जा। सर इसका हम राइट आंसर आप यहां पे बता देंगे। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, क्या अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाएगा, तो आप क्या बताएं? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति वहां पे कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? यह ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहेंगे आप? समान बल बोलेंगे, घर्षण बल कहेंगे, संपर्क बल बोलेंगे या क्षेत्र बल आप कहेंगे? ये आपका बंगलोर एआरओ में क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? सर हम तो इसका आंसर क्या बताएंगे? सामान्य बल। क्या बताएंगे? सामान्य बल बता देंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करे या करने का प्रयास करता है, वो क्या कहता है? आपका बल कहलाता है। और ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा पर लगाए गए बल को क्या कहा जाएगा? आप बोलेंगे सामान्य बल। सर हम उसे वहां पे कह देंगे। ऑप्शन ए आप इसका राइट आंसर टिक वहां पे कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर चार का कारण क्या आपका होता है?
इन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, फिर इसका आंसर बताओ क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका जबलपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पूछे, मैं सारे एआरओ के आपके कंप्लीट में क्वेश्चन वहां पे करा दूंगा। आप जब एग्जाम देने जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर यही रिपीट वहां पे होंगे। बस जो चीजें मैं बता रहा हूं ऐसे आप तैयारी करते चलो अपने एग्जाम तक कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से नजर आ जाएंगे। तो अब इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? सर हम क्या बताएंगे, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी आप इसका राइट आंसर यहां पे आप बता देंगे। यानी एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान जो आपका अंतर का कारण क्या होता है, उनके जो नाभिक में न्यूट्रॉनों का अलग अलग संख्या ही वहां पे आपकी हो जाती है। यानी कि समस्थानिक में प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन आपके होते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी होती है ये आपकी अलग अलग वहां पे आपकी ये हो जाती है। और इसी कारण परमाणु संख्या तो समान आपकी रहती है, लेकिन जो उनकी द्रव्यमान संख्या आपकी होती है ये आपकी सभी की अलग अलग वहां पे आपकी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित कर लेता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे जब आपको ये जयपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे? आप इसका आंसर टिक करेंगे क्या? यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। क्या वो बोलेंगे? यह आपका अगले बाहरी कक्षा में आपका जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी कि जो बोर की आपका एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में आपका चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में आपका वहां पे आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आप कितना बताएंगे? सर इसका हम राइट आंसर ऑप्शन डी आपको बताना है। ये हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आपके पास वहां पे होना चाहिए। फिलहाल आप ऐसे क्वेश्चन मान प्रैक्टिस सेट देना कि आप एग्जाम में बैठे हुए, और ये जरूर काउंट करना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। फिलहाल अगर आप ये प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे आंसर, आपकी तैयारी वहां पे सही चल रही है, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है, कम से कम 40 क्वेश्चन का मिनिमम टारगेट आपको बना के चलना है, ताकि आप एक ही बार एग्जाम देने जाए और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बस जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं वो नोट्स आप तैयार करते चलना। अगर आपने नोट्स ना लिए हो तो स्क्रीन नंबर शो करा, इसमें मुझे नोट्स लिख के मैसेज करना, मैं आज ही आपको ये कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं ये तैयार करते ना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? नील्स बोर है, या ई रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है, या फिर जेम्स चैडविक है? तो किसका आंसर आप बताएंगे? दानापुर एआरओ में जब ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था तो वहां आपको राइट आंसर क्या टिक करना था? वहां पे आपको टिक करना था ई रदरफोर्ड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी जो आपके रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रयोग में परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज भी इन्होंने की थी तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन जो वहां पे था उसमें प्रोत्साहन काफी ज्यादा आपका वहां पे मिला था। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, आप क्या बताएंगे? ई रदरफोर्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? अब बताओ कौन से परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? जिनॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये सिकंदराबाद एआरओ में जब क्वेश्चन वहां पूछा गया था तब इसका राइट आंसर क्या किया गया था? तब राइट आंसर माना गया था क्या? जिनॉन। क्या माना गया? जिनॉन माना गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी कि जो आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके परमाणु के उप परमाणु कण हैं, जबकि आपका जिनॉन होता है किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, बल्कि जो आपका ये जिनॉन होता है ना, ये आपका आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित है। यानी जो जिनॉन होता है
अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये कौन से आपके आवर्त में आता है, तो आप क्या बताएंगे, ये आपका आता है 18वें वर्ग में। किसमें आपका आएगा, 18वें वर्ग में आपका ये वहां पे आ जाएगा। एक पॉइंट ये याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसों में। इसे क्या, जिनोन क्या है, एक प्रकार की आपकी अक्रिय गैस है। जिनोन क्या है, आपकी एक अक्रिय गैस है। इसे 18वें वर्ग में आपका ये वहां पे रखा गया है। तो ये पॉइंट भी इसका याद रखना। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे। तो किसका उप परमाणु कण नहीं होता है, जिनान का उप परमाणु कण आपका वहां पे नहीं आपका होता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन ये अंबाला एआरओ में जब पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का कौन सा एक अपरूप है, बताओ। चौक है, संगमरमर है, जिप्सम है, हीरा है। तो बताओ कि कार्बन का एक अपरूप कौन सा आपका हो जाएगा। तो आप क्या आंसर इसका टिक करेंगे, आप टिक करिएगा जो हीरा होता है कार्बन का अपरूप आपका होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये हीरा होता है ना, हीरा कार्बन एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है। अब इसका प्राकृतिक स्रोत जो आपका होता है किम्बरलाइट पत्थर होता है। इसका अगर ये क्वेश्चन कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा पत्थर आपका होता है, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे किम्बरलाइट। किसका नाम बता देंगे, आप बताएंगे जो किम्बरलाइट पत्थर होता है, ये इसका प्राकृतिक स्रोत आपका यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये शुद्ध हीरा आपका होता है ना, शुद्ध हीरा, ये आपका पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। और हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे। प्रेजेंट टाइम पर जितने ज्ञात पदार्थ हैं उनमें जो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ आपका हो जाता है। तो सबसे कठोर पदार्थ भी अगर पूछा जाएगा तब भी आपको हीरा का नाम ही वहां पे लेना है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि हीरा का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, यानी हीरा जो आपका होता है इसका अगर आपेक्षिक घनत्व आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, इसका आपेक्षिक घनत्व 3.52 आपका यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका हीरा होता है ना, आपने देखा होगा जो आपके कांच के ग्लास होते हैं उसे जो कटिंग वहां पे की जाती है तो उसमें हीरे का ही वहां प्रयोग किया जाता है। जो आज से कोई पेन हो गया, अगर इसे हमें कांच काटना होता है, आप देखियो आपको जो पॉइंट निप होती है इसकी, वहां पे एक हीरा लगा होता है जिसके द्वारा कांच को वहां पे काटा जाता है। क्योंकि ये इतना ज्यादा मजबूत हीरा होता है कि वो टूटता नहीं, ना तो घिसता है। तभी इसका उपयोग कहां पे होता है, कांच के काटने में। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कांच को काटने में किसका प्रयोग होता है, आप क्या बताएं, उसमें भी आपका हीरा का प्रयोग वहां पे होता है। और दोस्तों जो आपका हीरा होता है, हीरा जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए हीरा किस वजह से चमकता है, आप क्या बताएंगे, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपका हीरा इतना चमकदार आपका वहां पे दिखाई पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पे याद रखिएगा। और ये जो आपका हीरा होता है ना, ये ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। अभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हीरा क्या होता है, तो हीरा के बारे में आप एक पॉइंट ये बताना कि हीरा जो होता है ताप का और विद्युत का क्या होता है, कुचालक आपका होता है। ये पॉइंट भी आप वहां पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। जो आपकी बोन है, जो हड्डियां हैं, ये किस प्रकार के ऊतकों का आपका क्या है, उदाहरण होती हैं। ये बंगलोर एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो बताओ क्या होगा, तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, या आपका उपकला ऊतक आपकी यहां पे हो जाएगी। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, ये बताएंगे क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक। हड्डियां किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण हो जाएंगे, संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो जंतु होते हैं उनके ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ये भी यहां पे याद करना कि जो जंतु ऊतक, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जंतु जो आपके ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताएं कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक इसमें क्या होता है आपका उपकला, एक इसमें क्या होती है आपकी उपकला हो जाएगी। दूसरी क्या होती है आपकी संयोजी ऊतक, जो कि इसका राइट आंसर अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा। तीसरा क्या बताएंगे, आप बताएंगे पेशी ऊतक, तीसरा क्या बता देंगे, पेशी ऊतक। और चौथा क्या बताएंगे, आप बताएंगे तंत्रिका ऊतक, और चौथा क्या बताएंगे, तंत्रिका ऊतक आप यहां पे बता देंगे।
और दोस्तों अगर जो आपकी हड्डियां होती हैं ये कैसी होती है, ठोस होती है, दृढ़ होती है, यानी कौन सी ऊतक होती है, ये आपकी संयोजी ऊतक आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों जो आपकी संयोजी ऊतक होती है ना, इनका मुख्य कार्य होता क्या है, शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, संयोजी ऊतक का आपका वहां पे आपका हो जाता है। यानी जो हमारे शरीर के यानी जो शरीर के अंग होते हैं इनका आकार देना इस किसका काम हो जाएगा, संयोजी ऊतक का ही आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। ये नाम याद करना क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके प्रकार आते हैं। ये आता है क्वेश्चन में कि ये बताओ इसमें जंतु ऊतक कौन सा नहीं है, तो वहां पे क्या बता दे, इन्हीं 4 में एक ऑप्शन ऐसा दे देगा कि जो आपका नहीं वहां पे होगा। ये 4 तो आपके हो जाते हैं, जंतु ऊतक हो जाएंगे। और कोई अगर इसमें अलग क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा वो आपका इससे अलग वहां पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। जबलपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये वहां पूछा गया था, जहां पे 4 ऑप्शन क्या दिए गए इसके, पहला है वसा ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा है उपकला ऊतक। तब आप इसका राइट आंसर वहां पे कितना टिक करेंगे, तो आप इसका राइट आंसर टिक करिए क्या, वसा ऊतक। क्या टिक करेंगे, वसा ऊतक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान आपके होते हैं वो आपके वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में आपका ये यहां पाया जाता है। और यह आपका एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के आपके इंसुलिन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा में ये आपका संग्रहित वहां पे आपका ये होता है। तो राइट आंसर इसका क्या बताएंगे, आप बताएंगे वसा ऊतक इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहां पे आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। बताओ अच्छा आप क्या पूछा गया है, ये बताओ अच्छा वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण कौन सा करता है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है या फिर आपका उपकला ऊतक आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था तब इसका राइट आंसर क्या टिक किया गया था, वो किया गया था आपका उपकला ऊतक। क्या टिक किया गया, उपकला ऊतक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतहों का निर्माण करने वाले ऊतक को ही क्या कहते हैं, उपकला ऊतक आपका ये वहां पे कहा जाता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या टिक करेंगे इस क्वेश्चन का, आप करेंगे उपकला ऊतक, आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो अपना अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी होती है इसे विचित्र अंग क्यों माना जाता है, जहां पे 4 ऑप्शन ये आपके दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, जब आपका ये दानापुर एआरओ में वहां क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या था वहां पे, क्योंकि इनमें आपका राइबोसोम और क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, राइबोसोम और डीएनए आपका होता है। इसी वजह से क्या कहा जाता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया को आपका विचित्र ऊतक आपको वहां माना जाता है। ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर यहां पे बता देंगे। और दोस्तों जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके सारे पॉइंट आप याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया एक पॉइंट ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कोशिका का जो पावर हाउस होता है, जो सेल का पावर हाउस होता है कौन होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका वहां पे होता है। याद रखना है ये पावर हाउस वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट वहां पे हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो बताओ क्लोरोफिल में कौन सा तत्व आपका उपस्थित होगा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। लखनऊ एआरओ में जब ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या टिक किया गया था, वहां पे टिक किया गया था मैग्नीशियम। क्या टिक किया गया था, मैग्नीशियम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व की आप इसमें क्या उपस्थित होता है। और हरी पत्तियों में आपका
क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक आपका पाया जाता है, ये पॉइंट भी वहां पे याद करना। और जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, जो आपका क्लोरोफिल होता है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। और क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और क्या करेगा, ये ऊर्जा प्रदान वहां पे आपका करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या टिक करेंगे, मैग्नीशियम। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर वहां पे टिक करिएगा। और इसके बाद दोस्तों यहां से हमारा जीके स्टार्ट हो जाता है। जीके के भी आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। और जो कई सारे एग्जाम में जीके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मान चलना, मैं एग्जाम तक वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां दिख जाएंगे। बस जो चीजें जैसी आपको बताई जा रही वैसे आप फॉलो करते चलो। अब इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। जो नंबर शो कर रहा आप इसमें हाई लिख के मैसेज करना, व्हाट्सएप का लिंक आपके पास आ जाएगा, ज्वाइन आप वहां पे कर लीजिएगा। या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप जाएंगे, मैं व्हाट्सएप का लिंक वहां पे दे दूंगा, उसमें को आप वहां पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कला निधि के पुरस्कार विजेता आपके मोहनम चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वादक हैं। ये हमसे यहां पूछा जा रहा है कि वो क्या बजाते हैं, बांसुरी होगा, वायलिन होगा कि मृदंगम होगा या घाटम होगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या टिक करेंगे यहाँ पे, तो क्या टिक कर देंगे आप राइट आंसर, ये टिक करेंगे क्या, वायलिन। क्या बजाते थे, ये आपके वायलिन बजाते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपको ये मोहनम चंद्रशेखर ने 11 वर्ष की अवस्था में क्या वायलिन बजाना इन्होंने शुरू कर, जब इनकी एज केवल 11 वर्ष थी तो तब से ये वायलिन बजाना वहां पे शुरू आपके ये कर देते। और दोस्तों इन्हें क्या ना वर्ष 2005 में आपका मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कला निधि का और वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें आपका दिया गया था। तो क्या याद करेंगे आप, एक याद कर इन्हें 2005 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है और 2011 में कौन सा पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। तो 2005 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, मद्रास संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि का पुरस्कार 2005 में इन्हें दिया गया था। और 2011 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन्हें दिया गया था संगीत नाटक अकादमी। क्या दिया गया था इन्हें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में 2011 में जो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसमें पूछा गया है कि मामे खान के एक भारतीय पात्र और लोक गायक कौन है, लोक गायक है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। क्या राइट आंसर आप बताएंगे। जब आपका ये बंगलोर एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया था तब इसका राइट आंसर क्या वहां पे टिक किया गया था, वो टिक किया गया था राजस्थान। क्या टिक किया गया था, राजस्थान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका होता है ना, ये आपका सूफी शैलियों के गायक है। ये जो मामे खान क्या हो जाएंगे, आपके सूफी शैलियों के गायक आपके हो जाते हैं। और इनका जो पहला एल्बम है मामे खान डेजर्ट सेंसस, ये 2015 में जारी हुआ था। कब जारी हुआ था, 2015 में। 2015 में जारी हुआ था। किस नाम से जारी हुआ था, जो इनका पहला एल्बम था, इनका ये नोट कर ले, इनका जो पहला एल्बम था कौन किस नाम से था, ये था आपका मामे खा। क्या नाम लिखेंगे, मामे खा डेजर्ट, मामे खा डेजर्ट सेंसस, ये याद कर लेना। ये इनका पहला एल्बम था मामे खान का, जो कि 2015 में लॉन्च वहां पे आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप, राजस्थान। इसका राइट आंसर आप वहां पे टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। अब हमें ये बताओ कौन, यानी ऐसे इसमें क्या रहेगा, एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से आप जरूर पढ़ना। क्या आपसे यहां पूछा गया, ये पूछा जा रहा है भारत रत्न जो पुरस्कार है, जो 4 चीजें 3 को तो दिया गया और किसको नहीं दिया गया उनका नाम हमें बताना। ये जब आपका अंबाला एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था तब इसका राइट आंसर वहां पे क्या टिक किया गया था, आप क्या बताएंगे। राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा पंडित जो कुमार गंधर्व को दिया गया, इनको भारत रत्न पुरस्कार वहां पे अभी तक यहां पे नहीं दिया गया।
अब इनको यानी भारत रत्न पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन इन्हें और पुरस्कार कई सारे मिले हुए। जैसे कि अगर देखना चाहें हम लोग कि जैसे कि आप ये जान सकते हैं 1977 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन्हें दिया गया पद्म भूषण। 1970 इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण इन्हें दिया गया था। और इसके बाद 1990 में एक पुरस्कार फिर इन्हें दिया गया, तो 1990 में क्या दिया गया, इन्हें दिया गया पद्म विभूषण। अब यहां पे क्या दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें यहां पे दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया है। इसके बाद 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कुमार गंधर्व सम्मान। इन्हें क्या दिया गया, इन्हें दिया गया था आपका कुमार गंधर्व, क्या दिया गया, कुमार गंधर्व सम्मान पुरस्कार की स्थापना भी यहां पे स्थापना की गई थी, यानी कि 1992 में की गई थी। ये पॉइंट भी यहां पे याद रखिएगा कि इन्हीं के नाम से आपका जो कुमार गंधर्व के नाम से कुमार गंधर्व सम्मान स्थापना की गई थी, यानी इन्हीं के नाम पे ही 1992 में एक पुरस्कार को भी यहां पे दिया जाने लगा था। और दोस्तों इसके बाद इसके ऊपर जो और नाम मौजूद आपका भीमसेन जोशी है, पंडित रविशंकर हैं या बिस्मिल्लाह खान, इन तीनों लोगों भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। केवल जो पंडित कुमार गंधर्व है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार वहां पे नहीं दिया गया था। और ये सारे याद करना कि अगर इनका नाम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पिछले साल पूछा गया था, तो ये सारे नाम भी याद करना, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछ सकता है आपसे। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया था सिकंदराबाद एआरओ में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है, कौन सा राज्य ये है जो आपका फ्लोट फेस्टिवल मनाता है। कौन सा राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु होगा, राजस्थान होगा, नागालैंड होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। तो कौन सा राज्य आप यहां पे टिक कर देंगे, तो आप क्या टिक करेंगे यहां पे, तमिलनाडु। कौन सा राज्य टिक करेंगे, तमिलनाडु का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी जो आपका फ्लोट फेस्टिवल है ये आपका तमिलनाडु राज्य के आपके मदुराई क्षेत्र में मनाया। कौन सा क्षेत्र मनाया जाता है, ये आपका तमिलनाडु का जो आपका मदुराई क्षेत्र है। कौन सा, मदुराई क्षेत्र में आपका ये वहां मनाया जाता है। और यह जो आपका पर्व होता है, ये फ्लोट जो आपका फेस्टिवल वहां पे आपका होता है, यह पर्व आपका देवी मीनाक्षी, जिन्हें माता पार्वती का अवतार माना गया है, को समर्पित आपका मीनाक्षी अम्मन मंदिर में बड़ी धूमधाम से आपका ये वहां मनाया जाता है। और इस उत्सव का अगर पूछे कि अन्य नाम क्या होता है, यानी इस उत्सव का अन्य नाम आपका वहां पे क्या हो जाता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका अन्य नाम आप क्या बता देंगे, ये लिखिएगा आप, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, थेप्पो। क्या बताएंगे, थेप्पो उत्सव। क्या बताएंगे, थेप्पो उत्सवम। आप इसका अन्य नाम भी यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे अन्य नाम आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप याद करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार वहां पे आपके ये रिपीट हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है जो कामाख्या मंदिर। अब ये बताओ कामाख्या मंदिर आप कहां पे आपका स्थित है। जब आपका ये आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया था, इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, गुवाहाटी, कोहिमा, आपका इम्फाल, अगरतला। बताओ कामाख्या मंदिर कहां पे आपका स्थित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कामाख्या मंदिर कहां पे स्थित हो जाएगा, गुवाहाटी में। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कामाख्या मंदिर कौन से राज्य में आपका स्थित है, तो आप क्या बताते, तो आप क्या राइट आंसर बताते, आप बताएंगे असम राज्य। तब क्या बता देते आप यहाँ पे, असम राज्य आप यहाँ पे बता देते, अगर आपका राज्य का नाम आपसे यहाँ पूछा जाता है। और दोस्तों जो आपका कामाख्या मंदिर है ना, ये आपका कामाख्या मंदिर जो देवी है, ये देवी सती के 52 शक्ति पीठों में से एक है। यानी कि जो आपकी सती देवी है उनकी जो 52 शक्ति पीठ है, उसी में से आपका एक कामाख्या मंदिर आपका ये हो जाता है। और यह मंदिर आपका गुवाहाटी में जो आपका नीलांचल की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां आपकी, नीलांचल की पहाड़ियां, जो आपकी नीलांचल की पहाड़ियां, उसी पहाड़ियों में आपका ये स्थित है। और अगर इसके अन्य नाम जाने की, जो कामाख्या मंदिर का अन्य नाम कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ अच्छा इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम आप क्या बता देंगे। जैसे बताइए कामरूप या कन्या मंदिर, क्या बताएंगे,
कन्या मंदिर, कामरूप का क्या बता देंगे, कन्या, कामरूप का कन्या मंदिर, आप इसका राइट आंसर वहां पे बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि विशेष में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पे ये याद कर लेना कि यह आपका हर साल आपका अंबुबाची मेला आपका यहाँ पे आयोजित किया जाता है। एक ये पॉइंट नोट कर, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला आपका हर साल यही कामाख्या मंदिर में आपके यहाँ पे लगता है। अगर कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो अंबुबाची मेला ये कहाँ पे लगता है, तब भी आप गुवाहाटी बताएंगे। राज्य का नाम पूछा जाएगा, आपको असम राज्य का नाम वहां बता देना है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका ये रिपीट भी वहां पे हो चुका है। तो सारे पॉइंट ध्यान से इसके आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि शेख मोइनुद्दीन सिद्दी या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में आपका ये स्थित है, कि जालंधर होगा, अजमेर होगा, पानीपत होगा, पटना होगा, दानापुर, एआर में। जब ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था तब इसका राइट आंसर वहां पे क्या टिक किया गया था, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। कहां पे स्थित हो जाएगा, अजमेर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसको एक अन्य नाम, यानी इसी को जो आपका जो मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है, इसको एक अन्य नाम क्या है इसका आपका, यानी कि अजमेर दरगाह के नाम से भी ये यहाँ फेमस है। अगर कभी आपसे यहाँ पे ये नाम ना दे के आपसे अजमेर दरगाह नाम से भी आपका ये क्वेश्चन वहां पूछा जा सकता है। इसका अन्य नाम क्या बताएंगे, अजमेर दरगाह आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये आपका जो मोइनुद्दीन चिश्ती ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और इन्होंने आपके जो चिश्तिया सिलसिले की नींव भी वहां पे रखी थी। और ये कौन सी नींव रखी थी, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन से नींव इन्होंने रखी थी, क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि चिश्तिया सिलसिले की नींव भी इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती ने वहां पे रखी थी। तो ये दरगाह कहां पे आपका स्थित हो जाएगा, आप बताएंगे अजमेर में आपका ये दरगाह वहां पे स्थित आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर है। अब ये बताओ अच्छा, जो आपका दिलवाड़ा मंदिर कहां पे आपका स्थित है, माउंट आबू होगा, भुवनेश्वर होगा, इंदौर होगा, जयपुर होगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या टिक करेंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो। ये जब जयपुर जडार में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या था, माउंट आबू। क्या हो जाएगा, माउंट आबू। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों वहां पे जो आपको ये दिलवाड़ा जैन मंदिर जो हो जाए यहाँ पे, ये क्या था, ये 5 मंदिरों का समूह है। कि दो आपका दिलवाड़ा मंदिर है, यहाँ 5 मंदिरों का एक समूह है जिसे कि आपका दिलवाड़ा मंदिर आपका ये वहां बोला जाता है। तो इन 5 मंदिरों का नाम भी आपको वहां पता होने चाहिए। यानी ये क्या है, 5 मंदिरों का समूह आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। कौन कौन से मंदिर है, जैसे एक मंदिर आप क्या बताएंगे यहाँ, विमल वसाही। क्या नाम बताएंगे यहाँ पे, विमल वसाही मंदिर एक नाम आप ये बता दीजिएगा। दूसरा नाम क्या बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पे लूना वशाही। क्या बताएंगे, लूना वशाही मंदिर बता देंगे। और तीसरा नाम क्या बताएंगे, वो आप बताइएगा यहाँ पे पित्तलहार। क्या बताएंगे आप, पित्तलहार मंदिर आप यहाँ बता देंगे। और इसके बाद क्या बताएंगे आप, एक नाम और याद रखिएगा, क्या, श्री पार्श्वनाथ। क्या बताएंगे, श्री पार्श्वनाथ। एक नाम आपको ये यहाँ पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक नाम क्या पता होना चाहिए, श्री महावीर स्वामी। क्या पता होना, श्री महावीर स्वामी मंदिर। यानी इन जो 5 मंदिरों का समूह है, इससे ही आपका दिलवाड़ा मंदिर के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। और कभी अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहां पे स्थित है, अगर ये कहां पे स्थित है ये पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे आप माउंट आबू। क्या बताते, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, माउंट आबू। जो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे क्या बताएंगे, माउंट आबू आप यहां बताएं। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए ये माउंट आबू कहां पे है, तब आप क्या बताएं, ये आपका राजस्थान में। ये कहां पे आपका हो जाएगा, राजस्थान में आपका ये स्थित वहां पे आपका हो जाता है। और ये आपका मंदिर जो होता है जैन तीर्थ को आपको समर्पित, जो आपके जैन तीर्थकार थे ये मंदिर, उनको आपका ये समर्पित वहां पे आपका ये हो जाता है। और जो आपके अगर 2 पॉइंट और यहाँ पे याद करना, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पूछे गए थे। पहला पॉइंट आप ये यहाँ पे याद करेंगे, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या,
ये बताओ अच्छा प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकार। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा प्रथम जैन तीर्थकार कौन आपके थे, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम की जगह आपसे अंतिम पूछ लिया जाए, ये बताओ अच्छा अंतिम जैन तीर्थकार, अंतिम जैन तीर्थकार कौन थे? पहले कौन हो जाएंगे? पहले में आप क्या बताएंगे? आप सीधा सीधा क्या बताएंगे? ऋषभ देव। किसका नाम बताएंगे आप? नाम किसका बता देंगे? ऋषभ देव का नाम आप यहां बता देंगे। और अंतिम का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसका नाम बताएंगे? आप बताएंगे महावीर स्वामी। अंतिम कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी का नाम आप यहां बता दीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट भी याद करना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम और अंतिम वाले। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोनों को आपके पूछे भी जा चुके हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट मानना। ये आपके एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन रिपीट वहां पे हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताओ अच्छा निम्नलिखित में से कौन विशेष कोड टू विन के लेखक हैं? बताओ कौन आपके विशेष कोड टू विन के लेखक कौन आपके हो जाएंगे? ये चार ऑप्शन वहां पे दिए गए थे जब आपका जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया। ये आपके वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूं जो आपके एग्जाम बार बार वहां पे रिपीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से जरूर वहां पे कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्या? निरुपमा यादव। क्या बता देंगे? निरुपमा यादव। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर वहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये विशेष कोड टू विन जो यहाँ पे लिखा है, इसकी लेखिका भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन हो जाएगी? निरुपमा यादव। ये कौन सा खेल खेलती थी? आप ये भी याद कर लेना, कौन सा खेल खेलती थी ये? बास्केटबॉल। क्या बताएंगे? बास्केटबॉल ये खेल वहां पे खेलती थी। ये पॉइंट भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल कप्तान विशेष आपका भृगुवंशी की जीवनी है। किसकी जीवनी आपकी हो जाती है? किसकी जीवनी है ये? अगर जीवनी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोड टू विन किसकी जीवनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, तो आप बताएंगे किसका नाम बताएंगे? ये आपका भृगुवंशी की जीवनी वहां पे आपकी ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी यू कैन विन के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया इन चार ऑप्शन में। कि शिव खेड़ा है, रोहिणी मुदुंडा हो जाएंगे, संदीप महासुरी हो जाएंगे, या दीपा कर्माकर आपके हो जाएंगे। जब ये आपका लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन वहां पे आपके एग्जाम में आया था, तब यह इसका राइट आंसर वहां पे क्या टिक किया गया था? वो हो जाएगा शिव खेड़ा। क्या हो जाएगा? शिव खेड़ा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना है कि दीपा कर्माकर से संबंधित अगर पुस्तक का भी पूछा जाए कि जो दीपा कर्माकर है इनसे संबंधित पुस्तक का नाम अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे द स्मॉल। क्या नाम बताएंगे? द स्मॉल वंडर। द स्मॉल वंडर नाम आप यहाँ पे ये याद करिएगा। अगर यहां पूछा जाए यू कैन विन इस नाम पुस्तक लेखक कौन है, तो आप बताएं क्या? शिव खेड़ा हो जाएगा। वहीं पे द स्मॉल वंडर अगर पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जाता है तो आप दीपा कर्माकर का नाम आपको वहां पता होना चाहिए। ये दोनों आपके पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक हैं? अब बताओ इनमें पैरा ओलंपिक तैराक कौन से आपके यहाँ पे हो जाएंगे? जब ये सिकंदराबाद एआरओ में क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या टिक किया गया था? वो था कि आपका एस एम गायकवाड़। क्या हो जाएगा? एस एम गायकवाड़ हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों आपके जो एस एम गायकवाड़ थे ना, ये आपके 2014 में जो आपके 2014 में एशियन गेम हुए थे। कौन से गेम हुए थे? जब वहां पे एशियन गेम आपके वहां पे हुए थे। कौन से गेम? एशियन गेम हुए थे। वहां पे इन्होंने 6 पदक जीते। कितने पदक जीते थे? वहां पे इन्होंने 6 पदक इन्होंने जीते। और किसी भी आपकी बहु विशेष जो विशेष प्रतियोगिताएं होती है ना, किसी भारतीय खिलाड़ी तो सबसे ज्यादा मेडल जीतते हुए पीटी ऊषा थी ना, वहां पे उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। 6 पदक जीत के 2014 में एशियन गेम में। तो इन्होंने पीटी ऊषा का भी रिकॉर्ड वहां पे तोड़ दिया था। इसमें क्या याद करेंगे? पैरा ओलंपिक तैयार कौन हो जाएंगे? एस एम गायकवाड़ आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि 2014 में एशियन गेम हुए तो वहां पे कितने पदक जीते थे? इन्होंने वहां पे 6 पदक जीते थे। ये चीज भी वहां पे याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन आता है कि 2019 में भारत के पहले बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बने थे। ये 2019 में भारत के पहले बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बने थे, किसका नाम बताएंगे? साइना नेहवाल का बताएंगे, ज्वाला गुट्टा का बताएंगे, किदाम्बी श्रीकांत का बताएंगे, या फिर पीवी सिंधु का नाम आप यहां बताएंगे। तो आप किसका राइट आंसर बताएंगे? आप बताइएगा किसका? पीवी सिंधु का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। ये आपका बंगलोर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पूछा गया था। और दोस्तों अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पीवी सिंधु कहां संबंधित है, कहां पे ये रहती है, तो आप क्या बताएंगे? कहां संबंधित हो जाएंगे? आप बताएंगे ये हैदराबाद से। कहां पे? हैदराबाद से ये संबंधित आपकी वहां पे हो जाएंगे। और हैदराबाद कहां पे है? आपका तेलंगाना राज्य में आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी एक पॉइंट ये याद रखिएगा इसके बाद कि इन्होंने फाइनल जो मैच वहां पे हुआ था, फाइनल मैच जो वहां पे आपका, जो वहां पे क्या याद करें, एक पॉइंट ये आप यहां पे याद रखिए कि जो वहां पे आपका फाइनल मैच हुआ था, कौन सा मैच हुआ था? जो फाइनल मैच वहां पे हुआ, तो इन्होंने किसको वहां पे हराया था? तो इन्होंने किसको हराया था? जो जापान की एक मान लो कौन थे जापान खिलाड़ी, कौन हो जाएगी? वो हो जाएंगे नोजोमी। कौन हो जाएंगे? नोजोमी। नोजोमी को इन्होंने हरा के ही आपका ये विश्व चैंपियन बनी थी वहां पे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीवी सिंधु ने जो आपका 2019 में आपका बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप हुई थी, इन्होंने किस देश की खिलाड़ी को हराया था? आप किसका नाम बताएंगे? जापान की जो आपकी नोजोमी खिलाड़ी थी उनको वहां पे ये हराया था। ये चीज वहां पे ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाए पीवी सिंधु कहां की रहने वाली है, तो आप क्या नाम बताएंगे? ये हैदराबाद की रहने वाली आपकी यहां पे हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से आपकी ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? वहां पे ये क्वेश्चन जब आपका जबलपुर एआरओ में पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या था वहां पे? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। दोस्तों यहां पे देश का नाम आपसे पूछा गया है और वहीं पे कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे कौन से भाग में आपका आता है, या फिर ये कौन सा अनुच्छेद में आपका ये आता है। अगर भाग पूछता कि जो संविधान संशोधन है ये कौन से भाग में इसका वर्णन दिया गया है, तो भाग क्या बता देंगे? भाग का नाम आप बताएंगे 20वां भाग हो जाएगा। अनुच्छेद का क्या बताएंगे? अनुच्छेद नंबर 368 आपका अनुच्छेद यहां पे आपका हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट भी आप इसके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछे जा चुके हैं। भाग पूछेगा 20 बताएंगे, अनुच्छेद पूछेगा 368 आप यहां बताइएगा, देश का नाम पूछेगा आप दक्षिण अफ्रीका का देश का नाम आप यहां बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला कौन सी आपकी यहां पे हो जाएगी? जब ये क्वेश्चन आपका अंबाला एआरओ वहां पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्गो मकली। क्या दिया? मार्गो मकली जो यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका मार्गो मकली ये सीरियाई ईसाइयों के द्वारा की जाने वाली एक आपके अनुष्ठान लोक कला है। इसके 1 दर्जन नर्तक जलते हुए दीपक के चारों ओर आपके साधारण पारंपरिक सफेद धोती पहने हुआ, पगड़ी, मोर पंख लगाए, गाते हुए नृत्य वहां पे किया जाता है। कौन से हुए? मार्गो मकली में। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक ये दिया गया फड़, ये क्या होता है? जो आपकी फड़ चित्रकला है ना, ये आपकी राजस्थान राज्य की लोक चित्रकला की एक प्रसिद्ध शैली आपकी क्या हो जाती है? फड़ वहां पे हो जाती है। तो फड़ वाले पॉइंट में क्या है आप यहाँ पे याद करेंगे? जो आपका फड़ वाला पॉइंट दिया जा रहा है, तो इसमें ये पॉइंट याद करिएगा। जो आपका ये फड़ वाला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ये आपके राजस्थान राज्य की लोक चित्रकला की एक प्रसिद्ध शैली आपकी हो जाती है। और पिथौरा वाले में क्या याद करेंगे? यह आपके एक प्रकार की चित्रकला है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से माना जाता है। और इसमें पशुओं या जो विशेष रूप से घोड़ों का क्या होता है? समान चित्रण वहां पे किया, जो घोड़े होते हैं उनका समान चित्रण वहां पे किया आपका जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप? मार्गो मकली आप इसका राइट आंसर यहां बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर, जो आपका एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था, उसका नाम पूछा जा रहा है कि चालुक्य होंगे, सोलंकी होंगे, राष्ट्रकूट होंगे या गुप्त होंगे। ये जब दानापुर एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया था,
तब इसका राइट आंसर वहां पे क्या आपका टिक किया गया था, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका जो आपका कैलाश मंदिर एलोरा में कहां पे स्थित हो जाएगा, एलोरा कहां पे है, ये आपका महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। यानी जो आपका एलोरा में कैलाश मंदिर है ये कहां पे स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपका स्थित हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था जो आपके राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण आपका ये कराया था। और अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये मंदिर का एक पॉइंट ये याद कर लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यह मंदिर आपका जो है, यह मंदिर क्या बताएंगे, यह मंदिर जो आपका है, यह मंदिर आपका एक ही चट्टान, यह मंदिर आपका एक ही चट्टान, यानी एक ही चट्टान को काट कर बना, एक ही चट्टान को ये आपका काट कर बनाया गया है, एक काट कर आपका बनाया गया था। यानी ये मंदिर आपका जो पूरी जो मंदिर बना केवल एक ही चट्टान को काट काट के बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी वहां पे याद करना, पूरा मंदिर आपका एक चट्टान से आपका ये निर्मित है वहां पे। और एक पॉइंट यहाँ पे ये याद करना कि यहाँ पे जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है, कौन सा एक, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ तो जो विरूपाक्ष मंदिर है, एक ये बता दो, अच्छा विरूपाक्ष जो मंदिर है आपका, इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताएंगे, चालुक्य वंश ने। क्या बताएंगे यहाँ पे, जो आपका चालुक्य वंश, कौन सा वंश हो जाएगा यहाँ पे, चालुक्य वंश, आप तब बताएंगे। अगर यहाँ पे विरूपाय मंदिर पूछा जाए, इसका निर्माण किसने कराया था, आप बताएंगे चालुक्य वंश ने इसका निर्माण वहां पे कराया था। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ नौलखा मंदिर, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका नौलखा मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो क्या बताएंगे, सोलंकी वंश। कौन सा वंश हो जाएगा, सोलंकी वंश। कौन सा वंश हो जाएगा आपका, सोलंकी वंश ने आपका नौलखा मंदिर का निर्माण वहां पे कराया था। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे याद करेंगे, दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदना केंद्र का मुख्यालय कहां पे स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदना केंद्र का मुख्यालय कहां पे आपका स्थित है। जब ये आपका जबलपुर यारों में जब क्वेश्चन ये पूछा गया था, तब इसका राइट आंसर वहां पे आपको क्या टिक करना था, क्या टिक करेंगे, ये आपका हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका है ये क्या होता है, हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र को 1 सितंबर 2008 से इसे इसरो के पूर्ण केंद्रों में आपका ये परिवर्तित भी वहां पे कर दिया गया था। और जो आपका ये NRSC सुदूर संवेदन उपग्रह में डेटा अधिग्रहण तथा आपका प्रसंस्करण के लिए आपका ये जिम्मेदार भी वहां पे होता है। तो इसकी ये कहां पे स्थित हो जाएगा, आप बताएंगे, ये हैदराबाद में आपका स्थित वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अब देखो यहां से हमारी मैथ के क्वेश्चन सारे स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मैथ के टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे आते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो 15 के 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल वहां पे सही आंसर कर लेंगे। बस एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपके मैथ के वहां पूछे जाते हैं। पहला मैथ क्वेश्चन क्या है, एक कार 168 किलोमीटर की दूरी 84 मिनट में तय कर सकती है यदि चाल में 16.67 की कमी की जाती है तथा दूरी में 66 सही 2/3 की वृद्धि की जाती है तो कितना समय लगेगा। तो बताओ कितना समय वहां पे लगेगा। दोस्तों ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इन सभी के बाद सॉल्यूशन से स्क्रीनशॉट लेना, बाद में इनकी प्रैक्टिस आप वहां पे जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले ये बताओ अच्छा कि अगर एक कार 168 किलोमीटर दूरी 84 मिनट में तय करती है, उसकी चाल क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले ये बता दो अच्छा इसकी चाल क्या हो जाएगी, ये बताओ चाल क्या हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या आपकी 168 किलोमीटर, दूरी क्या आपकी 168 किलोमीटर और बटे समय कितना है, समय है 84 मिनट। अब देखो 84 मिनट अगर आपका समय है, अब ये अगर आपका किलोमीटर में है तो इसको किस में बदलोगे, मिनट को आप घंटे बदलना पड़ेगा। तो 84 को बटे 60 करोगे, बटे 60 होगा, 60 से भाग करेंगे तो ये 60 हमने ऊपर लिख दिया। अब इससे जब आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा निकल के आ गया।
यानी चाल हमारी कितनी होगी, चाल हो गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आपकी हो जाती है। देखो अब सवाल में क्या दिया जा रहा है, अब सवाल में दिया गया है यदि चाल में अब 16.67% की कमी की जाए, कितनी कमी की जा रही है, 16.67। देखो जैसे कि आपका क्या होता है 10% होता है, 10% हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100 करोगे आप यहाँ पे, ये बराबर क्या होता है 100 काट दो यहाँ पे, 1/10 होता है। वैसे ही अगर आपका 20% लिखा हो, 20% हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 20/100 को लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब इसे काटो कितना होगा, इसे हम 1/5 तो लिख सकते हैं ना। वैसे ही आपको जो ये 16.67% की कमी की जाती है किसमें, चाल में। अभी चाल कितनी आपकी 120, अब ये जो आपका 16.67% है, यानी जो हमारा क्या दिया गया आपका 16.67% की कमी यहां पे की जा रही है। पहले ये बताओ 16.67% हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम 20% को 1/5 लिखते काटते, वैसे आपको 16.67% जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या 1/6, क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान हमारा 6 है और 6 में हम इसमें 1 की कमी कर दें, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर पूरा मान 6 है, 6 में 1 की कमी कर देंगे 5 हो जाएगा। तो बस यही चीज हमें यहां पे लिखनी है, बस यही चीज आपको लिखनी है। देखो पहले चाल हमारी 120 है, पहले चाल क्या 120 है, अब उसमें अगर 1 की कमी हो गई तो क्या गुणा, कितने गुणा कर दोगे 5/6 से, उसे आप यहाँ पे गुणा कर दो। जब इसे आप 5/6 से गुणा करोगे, 6 से काटो 6 दूनी 12, तो 20 गुणे 5 करोगे, अब चाल क्या होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ये आपकी हो गई, ठीक है। अब वैसे अब बोला गया है कि तथा दूरी में 66 सही 2/3 की वृद्धि की जा रही है। जो आपका 66 सही 2/3% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं, आप यहां क्या लिख देंगे इसे, जो 66 सही 2/3 है इसको आप 2/3 यहां पे लिख सकते हैं। यानी कि पहले अगर 3 है तो 3 में अगर आपकी 2 की वृद्धि हो गई कितनी हो जाएगी, ये आपकी 5 हो गई वहां पे। अभी देखो दूरी क्या है, दूरी अभी 168 है, अभी दूरी क्या आपकी 168 किलोमीटर है। अब इसमें अगर आपके यानी 66 सही 2/3 की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 3 अभी मान लो आपकी दूरी है, 3 में हम 2 की वृद्धि कर दे, 3 2 5 हो गया। इसे कितने से गुणा कर दोगे, इसे हम कर देंगे 5/3 से, आप यहां गुणा कर दो। अब इसे आप सोल्व करिए, कितना आपका होगा, 3 से काटो, 3 5 15 हुआ, 3 18 हुआ, 56 गुणे 5 किया 280 आपका ये हो गया, कितना हो गया 280 हमारा हो गया। अब देखो अब ये पूछा गया है अब कितना समय लगेगा, तो चाल बराबर होता दूरी बटे समय होता, समय बराबर क्या होता दूरी बटे चाल आपकी हो जाएगी। तो दूरी कितनी अब होगी, दूरी हमारी होगी 280 किलोमीटर दूरी हो गई, चाल क्या आपकी होगी, चाल हो गई अभी 100 किलोमीटर यहाँ पे हो गई। तो अब इसे भाग करो कितना हो जाएगा, ये आप देखो 100 चाहो काट दो या सीधा सीधा इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 2 घंटा 48 मिनट, 2 घंटा 48 मिनट आपका ये वहां पे निकल के आएगा जब इसे यहां पे आप सॉल्व करोगे। 0 0 कट जाएगा, देखो दो बार सीधा सीधा जा रहा, 2 घंटा हो गया, फिर जो घंटे में रहेगा उसे हम मिनट में चेंज कर लेंगे, कितना आएगा 2 घंटा 48 मिनट, सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आप टिक करेंगे, इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, अपने आप प्रैक्टिस करने कैसे इसका आंसर यहाँ पे आ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये बताओ 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी की समान चाल है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी होता है, रेलगाड़ियों की चाल कितनी, ये हमसे पूछा गया था जब आपको सिकंदराबाद एआरओ में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तब आप इसका राइट आंसर कितना टिक करेंगे, आप देखो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे क्या बोला गया, एक 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 24 सेकंड में पार करती है, दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है। यानी कि विपरीत, एक रेलगाड़ी मान लो इधर चल रही है, अब एक रेलगाड़ी आपकी मान लो इधर चल रही है, ठीक है, यानी एक की लंबाई क्या है, एक की लंबाई यहाँ पे दी गई 640 और दूसरी लंबाई क्या है 920। तो टोटल हमें ये पहले बताओ, ये लंबाई टोटल दूरी हमारी ये कितनी आपकी हो जाएगी,
तो ये आपकी हो जाएगी 1560 मीटर हमारी ये हो गई, ये टोटल दूरी आपकी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, तो समय कितना दिया गया, समय आपका यहाँ पे दिया जा रहा है 24 सेकंड का। समय कितना दिया गया, 24 सेकंड का समय यहाँ पे दिया गया, ये दिया गया 24 सेकंड समय ये आपस में लेती है। तो ये बताओ अच्छा, जब ये सापेक्ष वहां पे चाल चलती हैं, अब ये बताओ सापेक्ष चाल में 24 सेकंड लगती है। अब ये बताओ अच्छा, यहाँ पे अब क्या करोगे, सवाल में क्या दिया गया, सापेक्ष चाल बता दो, क्या सापेक्ष चाल क्या आपका हो जाएगा, यानी 1560 जो दूरी है, अगर ये 24 सेकंड में पार यहाँ पे करती है, टोटल कितना लगे चाल के आगे 65 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हमारा आ गया, 65 मीटर आपका पर सेकंड यहाँ पे आ गया। अब ये बताओ अच्छा, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, अब ये बता दो अच्छा रेलगाड़ी, अब ये बताओ रेलगाड़ी की चाल हमारी क्या हो गई, ये आपकी हो जाएगी 65 बटे, इसमें क्या दो रेलगाड़ियों जुड़ी हैं, अब अलग अलग का करोगे क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या करो, 2 से आप भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो ये किसमें निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे सारे आंसर किसमें दिए गए, किलोमीटर पर घंटा में। तो यहाँ पे प्रत्येक की चाल पूछी जा रही है, तो हाँ दोनों की स्पीड जब जोड़ के हमने देखी थी 65 से, अब एक और 2 से भाग कर दोगे, एक की निकल के आ जाएगी, लेकिन ये निकल के आएगी आपके मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो किससे गुणा कर देंगे, आप इसे गुणा करेंगे 18/5 से, आप इसे गुणा कर देंगे। सॉल्व करिए, कितना होगा, 5 से काटो, 5 के 5, 5 एक 15, 2 से काटा 9 हो गया, इसे काटा 13 9 या 117 आपको यहाँ पे हो जाएगा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर आपका हो जाए। कितना हो जाएगा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, अपने आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कैसे आप इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो आपका लखनऊ एआरओ में आया था, ये बताओ अच्छा, एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या पूछी जा रही, ये बताओ अच्छा, धारा की गति आपकी वहां पे क्या हो जाएगी। तो दोस्तों धारा की गति जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, आप सीधा सीधा करेंगे कि धारा के अनुकूल गति प्लस वो माइनस क्या कर दे, धारा के प्रतिकूल गति बटे 2 आप कर दोगे, सीधा सीधा आंसर आपका वहां पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल क्या आ गई, तो प्रतिकूल चाल देखो यहाँ पहले ये लिखो, उसकी धारा के प्रतिकूल चाल यहाँ पे कितनी आपकी आ रही है, तो प्रतिकूल अगर चाल पहले यहाँ पे निकाल लो, क्या प्रतिकूल चाल यहाँ पे क्या आपकी दी जा रही है, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, यानी कि अगर 40 किलोमीटर 8 घंटे में तय कर रहा है तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल के आएगा। और वहीं पे ये बताओ अच्छा, अनुकूल चाल क्या है, अनुकूल चाल कैसे निकालोगे आप, इसका ये बता दो अच्छा, अनुकूल चाल क्या थी वहां पे, यहाँ पे है 36 किलोमीटर, यानी कि अगर वो 36 किलोमीटर आपका 6 घंटे में तय करता है, भाग करो क्या आगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया यहाँ पे। अब जो अगर पूछी गई है यहाँ पे धारा की गति, तो धारा की गति क्या हो जाएगी, अब कैसे निकालोगे, यहाँ पे धारा की गति बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि नाव की अनुकूल दिशा में चाल क्या है, उसकी प्रतिकूल दिशा में चाल क्या है, आपस में माइनस करके 2 से आप भाग कर दोगे। तो अनुकूल चाल आपकी 6 है, प्रतिकूल 5 है, तो 6 में 5 माइनस किया 1 आ गया, और बटे क्या कर दोगे आप 2 कर दोगे, ये कितना हो गया 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर आप क्या टिक कर देंगे, यहाँ पे टिक करिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, अपने आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां करिएगा, कैसे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। देखो अगला सवाल आता है कि एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आपका कहां पे आया, जबलपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो बस इसका एक फार्मूला ये याद कर लेना
कि जो आपका रुकने का समय क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे रुकने का समय। अब ये बताओ अच्छा, रुकने का समय आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यानी कि तेज गति क्या हो जाएगा, पहले तो आपका जो तेज गति है, तेज गति माइनस के जो आपकी धीमी गति है, माइनस का धीमी गति है। अब बटे क्या कर दो, बटे फिर कर दोगे तेज गति, बटे फिर क्या कर दोगे तेज गति कर दोगे। अब पूरे क्या कर दोगे 60 से आप यहाँ पे गुणा कर दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे तेज गति क्या है, तेज गति आपकी 75 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करो सीधा 75, और धीमी गति क्या है आपकी 65 है, बटे फिर तेज गति आपकी 75 हो जाएगी। अब गुणे क्या कर दोगे 60 कर दोगे। अब इसे सोल्व करो कितना हो जाएगा, 75 में आप माइनस 65 करो कितना होगा 10 हो गया, बटे कितना है यहाँ पे 75 आपका दिया गया है, गुणे आप यहाँ पे 100 कर दोगे, 25 से काटो 25 या 75 हुआ, 25 चौके 100 आपको यहाँ पे हो गया। अब इसे सोल्व करो कितनी बार जाएगा, अब इसे सोल्व कर लो यहाँ पे कितनी बार आप, नहीं यहाँ पे 60 जी 100 नहीं, यहाँ पे क्या है 60 है, आपको कितना है 60 है, यानी ये तो आपका 75 हो गया, ऊपर माइनस किया कितना आ गया यहाँ पे आपका 10 हो गया। अब ये गुणे 60 यहाँ पे लिखा है, अब बटे कितना आपका 75 यहाँ पे हो गया, 5 से काटा 5 एक 5 5 25 किया, 5 दूना 10 किया, 15 चौको क्या हो 15 चौको 60 हुआ। अब 4 गुणे 2 कर दो कितना आ गया 8 मिनट आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, वो हर घंटे वो ट्रेन आपकी 8 मिनट वहां पे रुकती है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे इसका, 8 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट दीजिएगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करनी। यहाँ एग्जाम में जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे आप प्रैक्टिस करते लो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपके दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मां ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मां और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा गया था आपका दानापुर एआरओ में जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एज वाले वहां पे आते हैं तो कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना, ध्यान से आप देखिएगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया माँ का नाम लिख दिया कि माँ की एज क्या है, मतलब रेशियो क्या है। यहाँ पे हमने लिख दिया पुत्री का, लिख दिया कि पुत्री का रेशियो यहाँ पे क्या हो। दोस्तों जब बात हो रही 7 साल पहले की, कब की बात हुई 7 साल पहले की बात हुई थी, तो इनकी एज का रेशियो क्या था, ये हो जाएगा 7:1 आपका हो जाएगा। क्या दिया गया 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात हो रही, मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी, यानी तुम अगर 1 साल के थे हम रहेंगे 7 साल के हो जाएंगे। ये सवाल सीधा सीधा दिया जा रहा है। फिर बोला गया और अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद, अब रेशियो क्या दिया गया यहाँ पे, अब ये हो गया अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारी तब की आयु की मेरी 3 गुनी आपकी हो जाएगी। अगर तुम्हारी आयु उस समय 1 साल थी तो मेरी क्या हो जाएगी 3 गुनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व, सबसे पहले देखो डिफरेंट कितना है। देखो यहाँ पे अगर हम अंतर की बात करें कितना अंतर हो रहा है, यहाँ पे 6 का अंतर हो रहा, लेकिन यहाँ पे कितना अंतर हो रहा है, आप अंतर देख रहे हैं केवल 2 का हो रहा। अब यहाँ पे हमें 6 का अंतर बनाना होगा, ये पहले दोनों के अंतर आपके बराबर वहां पे होने चाहिए, तभी आप इनके आंसर वहां पे ला पाएंगे। तो जिसको क्या कर लो, अगर इसको 6 का अंतर हमें बनाना, क्या होगा 3 से आप गुणा कर दो, यानी 6 का डिफरेंट कब होगा 3 से गुणा करो। यहाँ पे जब आप 3 से गुणा कर दो यह कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा 9 हो गया, इससे जब आप 3 से गुणा करो ये कितना हो गया आपका 3 यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे 9 और 9 यहाँ पे 3, इन दोनों का डिफरेंट हमारा कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि जब अब अगर हम यहाँ पे देखें इस 9 और 3 का डिफरेंट हमारा 6 हो गया। पहले दोनों का अंतर आपको बराबर यहाँ पे कर लेना, अब इतना कर लिया आप इसका आंसर अब आसानी से यहाँ पे निकाल सकते। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं यानी 1 और 2 3, इसमें कितना डिफरेंट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका 2 का डिफरेंट, यानी 2 यूनिट का हमारा यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन वर्षों में अगर देखें यहाँ 7 साल पहले की बात हो रही, फिर 3 साल बाद की, यही 7 3 10 का डिफरेंट यहाँ पे हमारा हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट बराबर आपका कितना 10 वर्ष के बराबर हो रहा है। तो ये बता दो अच्छा 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब ये अच्छा बता दो, अब यहां मां की उम्र 7 साल पहले क्या हो जाएगी, अगर 1 यूनिट बराबर 5 का है
तो माँ की उम्र 7 साल पहले क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 7 गुणे 1 बराबर 5 है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगी, माँ की उम्र 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, वो 7 ना 35 हो गई। लेकिन हमसे पूछी जा रही वर्तमान आयु पूछी जा रही, अगर माँ 7 साल पहले 35 साल की थी तो वर्तमान में एज क्या हो जाएगी, आप सीधा सीधा 7 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगी ये आपकी, ये हो गया आपका 42 वर्ष। तो माँ की उम्र यहाँ पे निकल के आपकी आ जाएगी। अब ये बताओ तो जो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर 1 बराबर 5 के है तो यहाँ पे क्या हो गया 5 हो जाएगा। तो पुत्री की आयु अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे है 5 वर्ष है, तो ये बताओ 7 साल पहले अगर 5 वर्ष से अभी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, इसमें आप क्या कर दोगे 7 साल और यहाँ पे जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा 7 3 10 2 12, क्या हो गया 12 वर्ष यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, माँ की उम्र होगी 42 वर्ष, पुत्री की उम्र होगी 12 वर्ष। तो राइट आंसर क्या बता देंगे आप, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस आप जरूर करिए कि कैसे इनके सभी के आंसर आपके निकल के वहां पे आएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ में वहां पूछा गया था। तो आप इसको कैसे, राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, देखो कैसे आप सोल्व करोगे। हम यहां मान चलते, एक आपका मान लो ए हो गया, इधर हमने लिख दिया बी हो गया, ये किसी काम को कर रहा है 40 दिन में कर रहा है और ये किसी काम कर रहा है कितने 60 दिन में कर रहा है। तो ये बताओ सीधा सीधा एलसीएम ले लो, 40 और 60 का एलसीएम क्या हो गया, हमने मान लिया इसका एलसीएम हमारा 120 हो गया। अब 40 का भाग इसमें करो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इससे करोगे यहाँ पे जाएगा 2 बार, यानी जो आपको ये 120 निकल के आया है, ये आपका कुल काम यहाँ पे हो गया। और जो ये क्या निकल 3 क्या हो जाएगा, ये होती है क्षमता, यानी जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। अब जब ये दोनों मिलेंगे यानी ए प्लस बी दोनों आपके ये मिलते हैं, तो यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये करेंगे 3 और 2 यानी 5 यूनिट का काम वहां पे कर रहे हैं। तो अब ये बताओ अच्छा कुल काम कितने दिन में खत्म होगा, अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, टोटल काम हमारा 120 है, तो पूरे काम को खत्म करने कितना समय लेंगे, 120 क्या करोगे बटे 5 कर दो, भाग करोगे कितनी बार जाएगा, यहां जाएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 दिन में पूरे काम को ये खत्म कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, यहाँ पे 24 दिन बता देंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, एक प्रैक्टिस सेट जरूर करना कैसे इसका आंसर आप यहाँ पे लाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है कि 25% और 10% की दर दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट बताओ क्या आपकी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एक फॉर्मूला आप यहां पे ये याद कर लेना, क्या x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100 यहां पे कर देना। जो आपके दो दरें दी जाएंगी वहीं पे आपके मान रख के आपको आंसर निकाल लेना है। तो रखिए कितना रखेंगे यहाँ पे, ये रखेंगे आप 25 प्लस का 10 माइनस का क्या करेंगे यहाँ पे 25 गुणे 10 और बटे क्या कर दो यहाँ पे 100 आप कर दीजिएगा। तो 25 और 10 जोड़ो कितना हो, ये आपका हो गया 35 हो गया। अब इसको आप जब 25 से काटो 4 हो गया, 4 बढ़ जाए, भाग करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब 35 में आप जब 2.5 माइनस करो क्या निकल के आएगा 32.5% आपका ये निकल के आ जाएगा। तब आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, एक आपका एकल छूट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32.5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर है 2560 रुपए और एक सेल के दौरान इस पर वस्तु पे आपका एक 20% और x% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य आपका टोटल इतने रुपए यहाँ पे है, तो ये बताओ x का मान क्या हो जाएगा। यानी एक छूट तो हमें यहाँ पता है कि 20% की, लेकिन हमसे दूसरी छूट पूछी जा रही वो कितनी है कि हम दोनों छूट उस पर अप्लाई कर दें तो हमारा इतना विक्रय मूल्य आपका यहाँ पे आ जाए। ये जो सिकंदराबाद एआर में क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो कैसे आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखो पहले क्या हुआ, पहली छूट देखो रेट क्या थी यहाँ पे 2560, ठीक है। अगर ये बताओ अगर किसी वस्तु की 2560 रुपए के समान है, ठीक है, कितने के 2560 रुपए समान है, अगर एक डिस्काउंट हमारा 20% हो गया तो 20% हो गया मान लो
टोटल 100% होता तो बेचेंगे कितने का, 80% का बेचेंगे जाके। यानी इसका पहले अगर हम ये निकाल लें 80/100 करें, ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आपका हो गया 2048। क्या हो जाएगा, 2048 आपका हो जाएगा जब आप इसे यहां पे सोल्व करेंगे। अब इसका ये मतलब हो गया कि यानी हमने बेचा कितने का, इतने को बेचा नहीं, हमने बेचा है 1679.36% का बेचा हो, इतने रुपए का बेचा है। अब दूसरी छूट कितनी है, तो दूसरी छूट आप क्या लिखेंगे, नीचे आप ये लिखो कितने रुपए के समान है, 2048 के समान है यहाँ पे। अब कितना छूट दिया हमने, वो आप देंगे यहाँ पे 2048 माइनस कितना कर दोगे, 1679 माइनस क्या करोगे, 1679 और पॉइंट क्या लिखा है, 36 यहाँ पे लिखा है, और परसेंटेज निकालना, गुणे क्या कर दोगे, 100 यहाँ पे आप कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आपको यहाँ पे हो जाएगा, यह 2048 में 1679.36 जब आप यहाँ माइनस करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हो गया हमारा 368.64 आपका आ जाएगा। अब बटे में लिखा है हमारा 2048, ये लिखा हुआ है, अगुड़े आप यहाँ पे 100 कर दोगे। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जब दशमलव हमारा यहाँ पे आपका हटेगा तो यहाँ पे क्या 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, यानी इस 100 से ये 100 सीधा सीधा हमारा ये कट गया। अब ये 48 कितनी बार जा रहा है, ये आपका जाएगा 18% बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 18 बार जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या कह देंगे, आप कहेंगे इसका दूसरे छूट क्या आ जाएगी हमारी 18% हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिए कैसे इसके आंसर यहाँ पे आए हैं, कैसे क्या क्या यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज की गई है। स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस आप एक बार जरूर करिएगा इसकी। अगला क्वेश्चन आता है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन बताओ, क्या आपका हो जाएगा। गोले का आयतन आपसे यहां पूछा जा रहा है। तो गोले के दोस्तों जो आयतन होता है ना, फार्मूला क्या होता है, जो गोला आपका होता है, गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 गुणे पाई r की घात 3 हमारा होता है। अब यहाँ पे r क्या दी गई है, त्रिज्या क्या दी गई, r क्या त्रिज्या है, तो r बराबर क्या दिया गया, ये दिया गया 4.2 दिया गया। अब यही r का मान यहाँ पे आप रख दो, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 4/3 सीधा सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे करना है क्या आपको, जो यहाँ पे बस सीधा सीधा ये r दिया गया ना, यहाँ पे क्या रख देंगे, मतलब 4.2 रख दो। अब r की घात 3 है, इसका मतलब क्या हो 4.2 आपको 3 बार गुणा यहाँ पे कर देना है। तो पहले को पाई का मान यहाँ पे रख दो, पाई का मान क्या रख दिया हमने 22/7 आपने यहाँ पे लिख दिया, और r का मान क्या है यहाँ पे 4.2, इसे कर दोगे आप 3 बार यहाँ पे लिख दो, क्या 4.2 आप यहाँ पे 3 बार आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, अब बस इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे कर ली, जो वैल्यू कटे आप काट दो, और उसके बाद इसको जो सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, या 3 बार आपका 4.2 लिखा है, अब का मतलब 3 दशमलव लगे। अगर हम सारे ये दशमलव आपके ये यहाँ पे हटा देते हैं, क्या लिख देंगे, नीचे हमने 3 जीरो यहाँ पे आपके बढ़ा दिए, ठीक। आप काटो, 7 से काटा 42 आपका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी अब इसे केवल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे कर लीजिए, ऊपर वाली सारी वैल्यू आप गुणा करेंगे तो ये, और नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जब डिवाइड करें 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4 है 25, 200 आपका कितना 250 यहाँ पे हो जाएगा, यानी फिर 24 से काटो 42 दिखा, 42 काटो, यानी ये मान चलो जब इसे सॉल्व करोगे ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जैसे कि 6519 पॉइंट आपका 744 आपका हो जाएगा। अब बटे आपका 21 यहाँ पे हो गया। अब 21 से जब इस वैल्यू का आप यहाँ डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 310.464 आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आप क्या बता देंगे, इसका क्षेत्र आपका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन क्या बता देंगे, ये आपका यहाँ पे हो गया 310.64 यानी 464 आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस केवल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है कि आप कैलकुलेशन जितनी आपकी जो आपके टेबल होते हैं, जो पहाड़े होते हैं, आपको वो यहाँ पे याद होने चाहिए, जहां से आप कैलकुलेशन आप सारे की जल्दी जल्दी आप वहां पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि ABC एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन आपका बी और सी दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिन में आपका पूरा यहां पे होगा, ये आपसे यहां पूछा गया। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप यहां पे देखो,
देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 बंदे हैं मान लो, एक है आपका ए है, एक है बी है, एक है सी आपका। ये कितने दिन में कार्य कर रहा है, ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है आपका 20 दिन में, और ये कर रहा है आपका 40 दिन में। अभी एक सवाल मैंने ऐसे सॉल्व कराया था कि इनको सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का आप ले लो एलसीएम एक बार। तो आपका 10 20 40 इनका एलसीएम कितना हो गया, हमने कहा एलसीएम 40 आपका यहाँ पे हो गया। 40 तो हमारा वो चीज आ गई, यानी कि पूरा काम कितना हमें करवाना, ये आपका 40 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करना, जब आप 40 से इसे भाग करोगे कितना आएगा, 10 का 40 से भाग किया, ये कितना हो गया आपका 4 यूनिट आ गया। 20 का करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 आ गया। अब 40 से कर दो, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 1 यहाँ पे हो गया। अब देखो अब इन्हें काम कैसे, इसका मतलब हुआ कि जो ए है ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, अब बी कितना कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, सी कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। देखो अब सवाल में क्या आपका दिया गया, ये ध्यान देखो, यानी ये हमने मान लो पहले दिन काम हुआ, ये दूसरे दिन काम हुआ, ये तीसरे दिन, पहले 3 दिन काम कैसे करेंगे। इसमें ये बोला गया है कि पूरा कर सकते, यानी यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों की सहायता मिलती है, यानी जो ए है ये पहले दिन तो अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा, लेकिन जो तीसरा दिन आएगा वहां पे तीनों एक साथ काम करेंगे। तो पहले दिन कितना ए अकेला काम करेगा, मतलब कितना काम करेगा, ये 4 यूनिट काम कर रहा है, अकेले बी वहां एक काम करेगा, 4 काम करेगा। लेकिन जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों एक साथ हो जाएंगे, यानी 4 2 6 एक साथ, तो कितना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 यूनिट काम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं 4 4 8 हो गया, 8 में 7 जोड़े कितना हो गया, 15 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं 15 यूनिट काम आपका, ये आपका 3 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ, ये आपका 3 दिन में हो गया। अब टोटल काम कितना, 40 हमें कराना है। अब देखो 15 पहाड़ा पढ़ोगे, उससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए, उतनी बार आप पहले काम वहां पे करा लो। कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, ठीक है 7 यहां पे हमने कर दिया, यानी कि 4 2 6 1 7। पहले दिन ये अकेले काम किया, 4 यूनिट किया, इस दिन 4 किया, इस दिन 5 3 काम, ठीक है 4 4 यहाँ 15 लिख दिया। 15 यूनिट काम ये कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, ये आपका 3 दिन में यहाँ पे कर रहे हैं। 3 दिन में कितना काम हो गया इनका, 3 दिन का काम टोटल आपका हो गया, यहाँ पे इतना यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ, अच्छा अगर हम इसका डबल कर दें, ध्यान देना, अगर इसका हम जस्ट डबल करें, इसको 2 से गुणा कर दो, कितना काम हो गया, ये हमारा 30 यूनिट काम हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दिन कितना हो गया, दिन भी आप 2 से गुणा करोगे, यहाँ दिन कितना हो गया, 6 दिन हो गया हमारे। यानी हमें ये बात पता चल गई कि 30 काम तो हमारा कंप्लीट होगा कै दिन में, 6 दिन में काम, मतलब वो 6 दिन में इतना काम कंप्लीट हो गया। लेकिन टोटल काम कितना, 40 कराना है। अब काम कितना बचा, अभी काम बच रहा है हमारा 10 काम और बच रहा है। अब ये बताओ, अच्छा जब एक दिन और जुड़ेगा अब क्या होगा, ये अकेले काम करेगा, यानी 7 दिन का काम कितना हो जाएगा, बताओ 7 दिन का, तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 में 4 और जोड़ दो, कितना हो गया, 34 हो गया हमारा। अब ये बताओ फिर जो अगला दिन आएगा उस दिन ये अकेला ही काम करेगा, 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 38 काम हो गया यहाँ पे। अब ये बताओ, अब जब इसके अगला दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, उसमें क्या होगा, तीनों एक साथ काम करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे, तो यानी काम कितना बचा, काम बच रहा है हमारा, 2 काम बच रहा है, और एक साथ काम करेंगे, 7 काम करते हैं, कितना समय लेंगे, 2/7 का समय लेते हैं। तो टोटल टाइम कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दिन, तो हमारे पूरे कंप्लीट आपके हो जाएंगे। इसके बाद 2/7 और यहाँ पे आप कर दोगे, तो राइट आंसर क्या बता दोगे, आप बताओगे, यानी 8 दिन 2/7, जो आपका 8 दिन 2/7 दिया गया, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार ध्यान से ये क्वेश्चन दोबारा आप देखिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेना, बाद अपने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, कैसे हम इसे वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दी जा रही। अगर सवाल समझ में आया, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना, दोबारा देखना, आपको ये क्लियर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दानापुर एआरओ में पूछा गया, मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन करा देता हूं, आप बस प्रैक्टिस करते हुए वहां पे चलिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, 3 साल के लिए 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज आपका 36 रुपए है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ कि ब्याज की दर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो क्या बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या आपका, देखो साधारण ब्याज वाले फार्मूला क्या होता है आपका, कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये होता है मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय होता है, बटे आप यहाँ पे 100 कर देते हैं।
तो साधारण ब्याज, ब्याज कितना है आपका 36 रुपए है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया आपने 3600 कर दिया, बराबर मूलधन क्या है आपका 15,000, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप रख दोगे 15,000 यहाँ पे लिख दिया, गुणे दर क्या है आपकी, दर यहाँ पे क्या, दर हमसे पूछी जा रही, दर आप ऐसे लिख दो, समय कितना दिया गया, समय आपका दिया कितना दिया जा रहा है, समय यहाँ पे दिया गया 3 साल का, तो आप 3 से इसे गुणा कर दो, बटे आप यहाँ पे 100 कर दो, बस इसी आर का मान आपको निकालना, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3600, ये 100 इससे गुणा आपका हो जाएगा, 100 से गुणा हो गया, बटे में क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 15,000 हो गया। अब गुणे क्या कर दोगे, यहाँ पे 3 आप कर दोगे, ये 2 जीरो आपके सीधे सीधे कट गए, इस जीरो से ये जीरो आपका कट गया, यहाँ पे 3 से काटो, कितनी बार 3 1 के 3 3 2 6, अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कोई वैल्यू और बच रही है, कितनी बच रही है अभी, एक बार ध्यान से फिर से लिखते हैं, देखो क्या क्या चीज हमें दी जा रही है, यहाँ पे 3600 है, यहाँ 15,000 है, यहाँ पे अगर 2 जीरो सीधा सीधा हमने यहीं से सीधा सीधा आपने काट दिया, 3 से काटा कै बार, 3 1 के 3 3 2 6 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो एक जीरो ये जीरो हमारा सीधा सीधा ये कट गया, 5 से काटा कितने, 5 3 15 गया, 5 दूना ये आपका 10 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो 3 से इसे काटो, 3 चौक 12 हो गया, अब ये 4 2 का गुणा इधर हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8% दर आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, तो दर हमारी क्या हो गई आपकी 8% हो गई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया 4:7 है, और इसका आयतन आपको दिया गया 200 दिया जा रहा 2816 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, क्या आपके यहाँ पे हो जाएगी। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया इधर लिख दिया इसकी जो त्रिज्या है, क्या एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:x है, हमने त्रिज्या मान लिया कि इसको हमने माना 4x मान लिया, ऊंचाई हमने लिख दी 7x, आपने इसकी ऊंचाई यहाँ पे लिख दी। और दोस्तों जो आपका बेलन का आयतन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, जो आपका बेलन का आयतन, जो बेलन का आपका आयतन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हमारा यहाँ पे होता है। अब देखो सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, आपका आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पाई का मान क्या रख दो, पाई का मान आप रख दो 22/7 यहाँ पे रख दिया, और आर स्क्वायर, आर का मान क्या आएगा 4x है, इसका स्क्वायर मतलब क्या दो कितना हो जाएगा, यानी कि आप कर दोगे 4x गुणे 4x, 2 बार हमने कर दिया। h का मान क्या है 7x है, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने 7x, यानी ये जो आयतन है कितना आपका दिया जा रहा है, ये दिया गया आपका 2816 आपका दिया जा रहा है। तो ये बराबर किसके कर दोगे 2816 के बराबर आप यहाँ पे कर दोगे यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस 7 से ये 7 सीधा सीधा आपका यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ देखो 1x है, ये 2x है, 3x है, तो यहाँ पे कितना आपका, यानी ये आप जब सॉल्व करोगे ये कितना आपका निकल के आएगा, यानी x की घात 3 आपका हो गया। अब 22 गुणे 4 और यहाँ पे 7 पहले ही कट गया, इसको 2816 से भाग करोगे, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 8 यहाँ पे निकल आएगा। अब ये बताओ ये किसका क्यूब है, यानी जब x बराबर क्या हो जाएगा, अब 8 का आप जब मान लो घनमूल करोगे आप, तो x का मान क्या आ गया आपका 2 निकल के आ गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछी जा रही त्रिज्या, आपसे पूछी जा रही है, तो ये बताओ यहाँ पे जो x का मान क्या निकाला आपने, x का मान 2 निकाला है, तो यहाँ x है वहां 2 रख दो, क्या लिख दोगे 4 गुणे 2 करोगे आप, तो 4 दूना 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो त्रिज्या आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी होती है, जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे उतनी जल्दी आप इनके आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया, यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14.5% छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में आपका 285 का अंतर आता है, तो उस वस्तु का बताओ अंकित मूल्य ज्ञात करो, क्या आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी सवाल में ये आपका दिया गया, अगर 22% छूट और 14.5% छूट पर बेचने पर, अगर एक का डिस्काउंट इतना है, एक का डिस्काउंट इतना दे, इसके बीच जो इनका विक्रय मूल्य में जो डिफरेंट वहां पे आया था, ये आपका 285 के बराबर है। तो पहले कैसे सॉल्व कर, पहले ये बताओ, अच्छा 22% और 14.5%, इसमें आपका डिफरेंट कितना है।
तो यहाँ पे आपका डिफरेंट कितना है, यानी 22 में आप जो 14.5% माइनस करोगे, ये आपका निकल के आ रहा 7.5% यहाँ पे निकल के आपका आया है। यानी जो भी आपका मान लो मार्क प्राइस जो भी आपका है, अगर इसका हम 7.5% है, 7.5% इसका निकाले तो ये किसके बराबर आएगा, आपका 285 के बराबर दिया गया। ये आपका 285 के बराबर आपका दिया जा रहा है। तो ये बता दो अच्छा कि मार्क प्राइस कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 285 गुणे ये आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, और बटे क्या 7.5 जो यहाँ पे आपका लिखा है, ये 7 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे सोल्व करो, इस दशमलव हटाओगे, 1 जीरो यहाँ पे आ गया, 25 से काटा, 25 तिया क्या हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौके 100, ये आपका 40 हो गया। अब इसे 3 से काटो, 3 9 27 हुआ, और 3 5 15 हो गया, 95 गुणे 40 करो, कितना हो जाएगा, ये होगा 3800 रुपए आपका निकल के आ जाएगा। यानी इसका मार्क प्राइस क्या हो गया, 3800 रुपए आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, अपने आप प्रैक्टिस करिए कैसे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। अब अगला सवाल दोस्तों आया है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी आपकी यहां पे हो जाती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं होमवर्क के लिए देता हूं, हर बच्चा इसका आंसर बताएगा क्या आपका यहां पे होगा। जब तक आप खुद सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इनके आंसर वहां पे नहीं निकाल पाएंगे। ये आपका जयपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेना, कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में हर बच्चा आंसर इसका बताएगा, या फिर जो आपका ये व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें मुझे व्हाट्सअप इसका आंसर बताइएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको सोल्यूशन ना है इसका, तो अगली जो क्लास आएगी मैं इसका सोल्यूशन वहां प्रॉपर बताऊंगा। लेकिन होमवर्क के लिए क्वेश्चन होता है, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:7 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। और एज वाला मैंने ऑलरेडी एक सवाल आपको सॉल्व भी करा रखा है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखो वो पहले हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया ए लिख दिया, यहां पे हमने बी लिख दिया, ठीक है। वो पहले बात हो रही ए और बी की आयु का अनुपात 2:7 है, कब, 7 वर्ष पहले। यानी जब 7 वर्ष पहले की बात यहां पे हो रही थी, तो इनकी उम्र का अनुपात क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे 7, 2:7 का था। और उसकी बात बोला गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या, 3:8। यानी वर्तमान का रेशियो क्या है इनका, 3:8। यहां पे लिख दिया हमने क्या, वर्तमान का रेशियो यहां पे आपने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि इनके बीच में डिफरेंस देखो क्या है, 2 और 7 का डिफरेंट क्या है बीच में, 5 का आपका है। 3 और 8 के बीच में डिफरेंट क्या है, आप देख रहे हैं 5 का है। हाँ, अगर डिफरेंस यहां बराबर आ गया तो मतलब सही सवाल आपका चल रहा है। अब क्या करना है, इसके भी डिफरेंस देखो, 7 से 8 हुआ, क्या हो गया, यहाँ पे 1 आपका हो गया। यानी हमें ये पता हो गया कि आपका 1 यूनिट बराबर, और वर्ष कितने हैं वर्तमान में, और यहाँ 7 वर्ष पहले। तो यहाँ ये बात पता चली कि आपका 1 यूनिट बराबर हमारा 7 के, ये निकल के आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये बताओ अच्छा, ए की उम्र जो आपकी है, ए की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी, ये आपकी 7 से 21 वर्ष यहाँ पे हो जाएगी। यानी ए की ए की अभी उम्र क्या हो जाएगी, 7 गुणे 3 करो, ये हो गई 21 साल हो गई। अब इसकी बी की उम्र वर्तमान में क्या हो जाएगी, तो 8 7 56 आपकी होगी। लेकिन हमें इनका अनुपात जो बताना है वर्तमान का नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, ये बताना है कि हमें क्या 4 वर्ष बाद, ये बताना है 4 वर्ष बाद। तो ये बताओ 4 इसमें जोड़ो कितना हो गया, ये आपका 25 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ो क्या हो गया, आपका 60 हो गया। तो ये आपका रेशियो अनुपात हो गया। अब देखो कोई वैल्यू कटेगी किसी से, अगर कटे आपका 5 से काटो, 25 हुआ, 5 से काटो, 5 के 5, 5 9 10, तो इनका 4 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 5:12 का आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो आप राइट आंसर क्या टिक करेंगे, इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेना, प्रैक्टिस करना कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग के टोटल आगे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, जी यहाँ जो क्या लिखा है, पहला दिया गया है एक आपका मान लो क्या लिखा है, FABULOUS को इस भाषा में अगर अंकों में लिखा जाता है। अब इसके बाद जो आपका ये वर्ड यहाँ पे दिया गया, इसको इतने अंकों में लिखा जाता है।
अब हमें ये बताना है, ये बताओ अच्छा जो आपका ये वर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है इसको क्या अंक, कौन से अंक यहाँ पे आपके लिखे जाएंगे, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो इसमें क्या, जब आप क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो आपका ये अक्षर यहाँ पे दिए गए, जो अल्फाबेट यहाँ पे दिए गए, इसका जो आपका नंबर पड़ा हुआ है इसके अपोजिट नंबर पड़ा हुआ है। जैसे अपोजिट क्या हो, जैसे आपका ए क्या है, ए स्टार्टिंग में है, इसका लास्ट अल्फाबेट क्या आपका जेड होता है। ए किस नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर में आता है, जेड किस नंबर पे 26 नंबर पे आपका आता है। तो यानी जो इनका अपोजिट का नंबर ही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। वैसे कैसे सॉल्व कर, देखो ए है, यहाँ पे क्या लिखा, ए आपका लिखा, मान लो एफ लिखा है, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब ए का अपोजिट क्या था, यहाँ पे जेड था, जेड को क्या लिखा गया, जेड को यहाँ पे 26 आपका लिख दिया गया। यानी कि अगर ए का नंबर 1 होता है, इसका अपोजिट क्या जेड होता है, तो वही लिखा जा रहा है। यानी जस्ट इसका अपोजिट के नंबर सभी के आपके यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। जैसे आपका एम होता है, एम का अपोजिट एन होता है, एन का क्या लिखा है 14। यानी जब ए बी सी डी आप यहाँ पे काउंट करोगे जो आपका एन आएगा, एन आपके 14वें नंबर पे आपका यहाँ पे आता है। तो वैसे ही आपका क्या दिया जाए टी, अब पूछा किसका जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है टी, टी आई आर, फिर क्या लिखा ई लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा एस लिखा है, फिर यहाँ पे क्या लिखा ओ लिखा है, फिर क्या है एम है, फिर क्या ई है। अब इसका हमें अपोजिट पूछा जा रहा है। तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो जी के क्या, जी के लिए क्या वर्ड लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे 7, जी का वर्ड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 7 हमारा इन 3 में आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद देखो आई है, आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आर होता है। आर को क्या लिखे 18, तो अब क्या लिखेंगे 18 यहाँ पे लिखो। अब देखो 18 किस में आ रहा है, 18 हमारा इसमें तो आ नहीं रहा, मतलब ये हमारा राइट आंसर दिया। अब ये 2 बचे हैं जिसमें हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो सकता है। अब इसी 2 को आपको चेक करना एक एक करके साथ, तब आप सारा आंसर यहाँ पे निकाल देंगे। अब देखो ई वी यहाँ पे लिखा, वी क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, ई का वी होता है। वी क्या लिखते हैं 22 लिखते हैं, तो लास्ट में क्या आएगा आपका वी। देखो 22 क्या लिखा, इसमें केवल 22 लिखा, इसमें 22 लिखा नहीं, मतलब ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके वर्ड हैं इसके अपोजिट का आपका डिजिट वहां पे आपके सभी की लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें एक सीरीज दी जा रही है। अब ये बताओ तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, सीरीज जो आपकी दी जा रही है इसमें एक मान लो जो आपके सीरीज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहां पे सबसे पहले आपको जब भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा था सीरीज का, तो आपको वहां पे क्या करना है, जो आपके अंक रहेंगे इनका डिफरेंट, इन दोनों अंकों के अंतर हमेशा लेने हैं। वहां से अंतर लोगे आप जल्दी साबित आंसर वहां पे ला सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीरीज क्या है, सीरीज पहले हम आपकी एक अलग यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्या लिखा 13 16 23, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ पे मान लिखा 13 है, फिर यहाँ पे 16 है, 16 फिर यहाँ पे लिखी 23 है, और 23 के बाद 40 92, फिर क्या है आपका 40 है, फिर आपको यहाँ पे 92 है, 92 आके क्या है आपका 251 है, फिर यहाँ पे क्या आपका 251 आपका ये दिया जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो 13 और 16 के बीच आपका डिफरेंट कितना है, आप यहाँ पे देख रहे हो +3 का डिफरेंट है। 16 और 23 के बीच डिफरेंट क्या है, आप देख रहे हैं 7 का डिफरेंट है। और 23 और 40 का डिफरेंट क्या है, यहाँ पे देखेंगे 17 का डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट देखो कितना है, ये आपका कितना है 52 का है। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना है आपका, ये कितना डिफरेंट दिया जा रहा है, ये है आपका 159 का यहाँ पे अंतर आपका दिया जा रहा है। आप देखो, अब यहाँ पे हमें ये बताना इसके आगे वाला जो आपका डिजिट आएगा वो क्या निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो आपका 3 लिखा है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं गुणे 2 + 1 लिखा है। अब ये जो 7 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं गुणे 2 और प्लस का 3 लिख सकते, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं गुणे 2 + 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे यानी क्या करोगे, गुणे पहले 2 कर दो +3 कर दो, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या, ये 7 यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देखो वैसे ही आप जो यह 17 लिखा है, 17 क्या लिखा गया है, इसको हमने लिख दिया गुणे 3 और +1 आपने कर दिया। और 52 क्या लिख सकते हैं, हम इसे कर सकते गुणे 3 + 3 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बताओ आगे जो संख्या हमारी आई होगी उसे हम क्या लिख सकते हैं, गुणे 4 और +1 करोगे, इसके आगे जो संख्या आएगी तो गुणे 4 करोगे, फिर क्या कर दो, यहाँ 1 के बाद 3 जोड़ते हैं, गुणे 4 + 3 वहां पे आप कर दो। तो वैसे मतलब आपकी एक एक संख्या है वहां पे हमेशा आगे आपके चलती रहेंगी। तो गुणे 4 + 1 आप जब करोगे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,637, यहाँ पे क्या हो जाएगा 637, आपको कितना हो जाएगा 637 आपका हो जाएगा। यानी कि जब आप 251 में 637 आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी जब आप 251 में आप 637 यहाँ पे जोड़ोगे
तो ये कितना है 7 1 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 2 आपका 8 हो जाएगा। तो कितना आंसर आपका आ गया, ये आपका हो जाएगा 888 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यही तो आपको हो रहा है, यानी कि इसको जो 3 है यहाँ पे इसे हम गुणे 2 + 1 कर सकते हैं, इसे गुणे 2 आप +3 कर सकते हैं, यानी गुणे 3 + 1 कर सकते हैं। यानी ये सीरीज आपकी वहां पे चल रही, पहले गुणे कर रहे हैं फिर उसे हम संख्या जोड़ रहे हैं। कहां से आप ये सारे आंसर आपके एक एक करके आप वहां पे ला सकते हैं। तो इसके बाद इसका आंसर कितना आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया, ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर से वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। अब देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, दो यहाँ पे अगर हम मान चलें कि अगर दक्षिण को जा रहा है, ये मान लो ऊपर उत्तर होता, नीचे दक्षिण, ये ऐसे गया, कितनी दूरी तय की यहाँ पे, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, इसने यहाँ पे तय कर ली 5 किलोमीटर। अब फिर वो बाएं मुड़ता है, अब यहाँ बाएं मुड़ेगा तो बाएं क्या ये दिशा हो जाएगी, बाएं मुड़कर वो 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है। अब फिर कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है, तो अब इधर बाएं मुड़कर अब इधर चलेगा, इधर चलेगा, फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से बाएं मुड़ के ये 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे अब आपका आ गया। ठीक है, अब वह किस दिशा में है, अब ये बताओ वह किस दिशा में आपका है यहाँ पे, यानी वो अगर यहां चलना शुरू किया था, अब यहाँ पे आ गया, ये कौन दिशा हो जाएगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये कौन दिशा हो जाएगी, अब ये आपका हो जाएगा पूरब दिशा में हो जाएगा। कौन दिशा में हो जाएगा, पूरब दिशा में आपका ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन था, जो कि आपका बंगलोर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। अब बताओ, इसमें मतलब ये दिया गया है जो 4 चीजें होंगी, 4 में 3 में आपका एक जैसा फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन एक चीज ऐसी होगी जो बिल्कुल अलग आपकी वहां पे होगी, और उसी का हमसे पूछा जा रहा है कौन सा आपको वहां पे डिफरेंट है, वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, वो यहाँ दोस्तों यहाँ m से q आएगा, यानी m से जब q आया तो आपने क्या किया, हमने m से जो आपको q कितना जोड़ा, आपने यहाँ पे जोड़ा 4, कितना जोड़ा 4। अब q से जो आप t करेंगे, देखो यहाँ पहले वाले में क्या जुड़ा है, यहाँ पहले जुड़ा है +4 जुड़ा है, फिर क्या प्लस का 3 आपका जुड़ा है। और वैसे k से o आ रहा है, इसमें कितना आपको जुड़ा है, यहाँ भी आपको जुड़ा है प्लस का 4 जुड़ा है, फिर प्लस का 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, k से जब 4 जोगे, k के जब 4 आगे जाओगे तो o आता है, o से आप मान लो 4 आगे गए, क्या s आ गया। अब इसमें देखो क्या, c से आप g जाओगे, कितना जोड़ा आपने यहाँ पे 4 जोड़ दिया, फिर इसमें क्या किया, अब यहाँ पे g से k आया है, यहाँ भी हमने क्या जोड़ दिया, 4 आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब b से आपका f आया है, तो यहाँ भी हमने 4 जोड़ा है। अब इसके बाद f से आपका j आया, तो यहाँ भी हमने 4 आपने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4 पहले वाले मान सब में 4 आपके जुड़े हैं, लेकिन इसमें आपको जो ये वाला दिया गया, इसमें आपको 3 जुड़ा है, और इसके अलावा इन सब में आपका 4 जुड़ा है, यानी आपका जो पहला वाला है ये आपका डिफरेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप कितना बोलेंगे, आप इसका राइट आंसर बता देंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों आज जो प्रैक्टिस जितने भी क्वेश्चन आपको कहे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, जो अपनी डेली क्लास होगी, डेली अपनी 6:30 डेली क्लास होगी, डेली क्लास जो लेना ना भूलेगा, वहां पे जो एग्जाम तक जैसी चीजें आपको बताई जा रही वैसे आप फॉलो करते रहना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।